फिल्म शुरू होती है और हमें पता चलता है कि पूरा कोरियन पेनिनसुला ज़ॉम्बी वायरस के चपेट में आ चुका था। उसी वक्त हम कैप्टन जियोन को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर की फैमिली को एक शिप में ले जा रहा होता है। वो शिप उन्हें कोरिया से बाहर लेकर जाने वाला था। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उनसे मदद मांगने लगता है। उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां भी थी। जियोन देखता है कि उस आदमी के ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था। फिर उसे लगता है कि शायद इस आदमी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और यही सोचकर वो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। अब उस आदमी की पत्नी बोलती है कि कम से कम तुम मेरी एक ही बेटी को ले जाओ, लेकिन जियोन उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। शिप के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो शिप कोरिया से निकल जाती है। उस शिप को जापान जाना था, लेकिन तभी जियोन को पता चलता है कि इस शिप को जापान ले जाने के बजाय हांगकांग लेके जाया जा रहा है। वो कैप्टन से बात करने जाता है। बस उसके जाते ही उस कैबिन में एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी बन जाता है। उस ज़ॉम्बी को देखकर पूरे शिप में हलचल मच जाती है और जियोन का ब्रदर इन लॉ चुनमिन जो कि उस समय सप्लाई के लाइन में खड़ा हुआ था, उससे भी पता चल जाता। जब ये बात जियोन को पता चलती है तो वो सीधा कैबिन की तरफ भागता है। उसकी सिस्टर और उसका नेफ्यू भी उसी कैबिन में थे। जियोन को वो ज़ॉम्बी कैबिन के बाहर ही मिल जाता है। जियोन उसे शूट कर देता है। इसके बाद वो कैबिन में जाता है। वो देखता है कि उस वक्त जितने भी लोग कैबिन में थे सब अब इन्फेक्टेड हो चुके थे और उन इन्फेक्टेड लोगों में उसका नेफ्यू भी था और उसकी सिस्टर अपने बेटे को पकड़कर बैठी हुई थी। लेकिन वो इन्फेक्टेड लोग किसी भी वक्त ज़ॉम्बी में बदल सकते थे और इसीलिए जियोन अपनी सिस्टर को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन वो अपने बेटे को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। बस थोड़ी ही देर में वो सारे इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। जियोन सबको मारने लगता है और तभी वो देखता है कि उसका नेफ्यू अपनी माँ को काट रहा है, लेकिन ये देखने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर चुनमिन भी आ जाता है। जियोन को बाहर निकालकर कैबिन का दरवाजा बंद कर देता है। जियोन बाहर से देखता है कि कैबिन के अंदर सारे ज़ॉम्बी उसकी बहन को खा रहे थे और वो लाचार होकर कैबिन के बाहर से सब कुछ देख रहा था। फिर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ 4 साल पहले हुआ था, जब एक शिप में कुछ इन्फेक्टेड लोग थे और ये लास्ट शिप थी जो कि हांगकांग गई थी। फिर हमें 4 साल के बाद दिखाया जाता है जब जियोन और चुनमिन हांगकांग में ही रह रहे थे। हांगकांग के लोकल लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक दिन कुछ गैंग मेंबर्स उनके पास आते हैं और उन्हें अपने बॉस के पास ले जाते हैं। वो बॉस उन्हें काम ऑफर करता है जिसमें उन्हें 4 लोगों की एक टीम बनाकर दोबारा कोरियन पेनिनसुला में जाना होगा कि अभी भी क्वारंटीन में है और ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। उनका काम ये होगा कि वो वहां जाकर एक ट्रक को बाहर निकालेंगे इसमें के लगभग $20 मिलियन है और उनका प्रॉफिट ये होगा कि काम पूरा होने के बाद उन्हें भी 2.5 मिलियन मिलेंगे और साथ ही वो उन्हें ज़ॉम्बीज से बचने के कुछ इंस्ट्रक्शन भी बताते हैं। ज़ॉम्बीज को रात में नजर नहीं आता, इसीलिए रात में ज़ॉम्बीज आवाज का सहारा लेते हैं। इसीलिए तुम सभी रात में ही आसानी से काम को अंजाम दे सकते हो। उन्हें 2 सैटेलाइट फोन देकर शिप के थ्रू बताई गई हुई लोकेशन पर भेज दिया जाता है। जब वो अपना मिशन कंप्लीट कर ले तो वापस आने के लिए वो इन सैटेलाइट फोन्स की मदद ले सकते हैं। वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो ट्रक खड़ी होती है। तब जियोन उस ट्रक को पास जाकर चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि ये ट्रक उन लोगों की नहीं है। जब जियोन उस ट्रक को चेक करके वापस आ रहा होता है तब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एक बिल्डिंग गिरी हुई होती है और वो बिल्डिंग पूरी ज़ॉम्बी से भरी हुई थी। क्योंकि वो बिल्डिंग कांच की बनी हुई थी तो उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसीलिए जॉन जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वो लोग अपने ट्रक को फाइंड करने लगते हैं। एक और ट्रक दिखाई देता है और इस बार जॉन अकेला नहीं जाता, उसके साथ चुनमिन और उनका एक और आदमी भी जाता है। वो लोग वहाँ अकेले नहीं होते, कोई और भी था जो कि उन पर नजर रखे हुए था। जब ट्रक को खोलकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो ट्रक पूरे पैसों से भरा हुआ होता है। इसका मतलब उनका ट्रक को ढूंढने का मकसद पूरा हो चुका था और अब बारी थी वहाँ से निकलने की। जब वो ट्रक के ड्राइविंग सीट पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन चुका था। देखकर उन्हें लग रहा था कि वो मर गया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती। जैसे ही चुनमिन उस ट्रक ड्राइवर को हटाने वहाँ जाता है वो ट्रक ड्राइवर उस पर झपट पड़ता है जिससे ट्रक का हॉर्न प्रेस हो जाता है। पूरे एरिया में उस हॉर्न की आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज अलर्ट होकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं।
और ये कोई स्लो जॉम्बीज नहीं थे, ये कोरिया के अल्ट्रा फास्ट जॉम्बीज थे। जियोन जल्दी से उस ट्रक ड्राइवर को मार देता है और उनका एक साथी ट्रक को स्टार्ट करता है और इसी दौरान जियोन बाकी जॉम्बीज को भी मारने लगता है, लेकिन वो आबादी में बहुत ही ज्यादा थे। जुनमिन वापस जाकर कार में बैठ जाता है। ट्रक के शुरू होते ही जियोन भी ट्रक के अंदर आ जाता है और इतनी सारी जॉम्बीज के होने के बावजूद भी बहुत ही मुश्किल से वो ट्रक को बाहर निकाल लेते हैं। अब बारी थी सैटेलाइट फोन यूज करने की, लेकिन इससे पहले कि वो उस फोन को यूज कर पाते, कोई बहुत सारे फ्लेयर्स उनकी गाड़ी के सामने फेंकने लगता है, जो कि एक ट्रैप होता है ताकि लाइट की वजह से जॉम्बीज उनके तरफ आ सके। होता भी कुछ ऐसा ही है। सारे जॉम्बीज उनकी गाड़ी की तरफ आने लगते हैं। अब वो सब अपनी गाड़ियों को तेजी से भगाने लगते हैं और इसी दौरान उनकी गाड़ी क्रैश कर जाती है। उनका ट्रक भी उस गाड़ी से टकरा जाता है। इससे जॉन सीधा गाड़ी से गिरकर बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि उसके तीनों साथी मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जुनमिन बच गया था और वो ट्रक के पीछे छिप गया था। साथ ही ट्रक ड्राइवर भी जिंदा था। जियोन के पास इतना समय नहीं था कि वो उन्हें जाकर चेक करे। वो चारों तरफ से जॉम्बीज से घिरा हुआ था। सारे जॉम्बीज उस पर अटैक करने लगते हैं और वो उनका सामना करने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो हार मान जाता है। तभी एक कार आकर उसकी हेल्प करती है। इस कार को एक लड़की जियोन चला रही होती है। उसके साथ उसकी छोटी बहन भी बैठी हुई थी। वो जियोन को कार में बैठाकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जॉम्बीज वो चारों तरफ फैले हुए थे। जॉन बहुत ही मुश्किल से उन जॉम्बीज से बचाकर कार को निकाल लेती है। वो कार को एक ब्रिज के नीचे पार्क कर देती है। तो उनके सामने जॉम्बीज का एक बहुत ही बड़ा झुंड होता है। जो उनकी छोटी सिस्टर यूजिन बहुत ही समझदारी दिखाती, वो अपनी रिमोट कार निकालती है जिसपे उसने बहुत ही हैवी टेक्नोलॉजी लगाई हुई थी। से वो जॉम्बीज का ध्यान भटका देती है और वो लोग सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो घर चले जाते हैं जहाँ जियोन उनकी मदर और फादर को देखता है। ये दोनों वही थे जिन्हें कि 4 साल पहले जियोन इग्नोर करके चला गया था और उनके हाथ में जो छोटी बच्ची थी वो यूजिन थी, जिसे कि उसने बचाने से इनकार कर दिया था और आज उसी बच्ची ने उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उनके ट्रक के पास एक पूरा गैंग पहुंच जाता है और इस गैंग का नाम यूनिट 631 था। इसका लीडर होंग था। वहाँ पहुंचने पर वो देखता है कि ट्रक ड्राइवर अभी भी जिंदा है, लेकिन वो उसकी जान बचाने के बजाय उसे मार डालता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये ग्रुप किसी जॉम्बी से कम नहीं, इनमें रहम नाम की कोई भी चीज नहीं थी और ये वही लोग थे जिन्होंने उनकी कार्स की तरफ फ्लेयर फेंके थे। फिर ये लोग इस ट्रक को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, ये सोचकर कि ये ट्रक खाना से भरा हुआ होगा। अपने मिलिट्री कैंप पहुँचते हैं जहाँ ये ग्रुप बहुत ही फेमस था। दूसरी तरफ जियोन देखता है कि जियोन के फादर किम वो किसी जेन से रेडियो से बात करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें यकीन था कि जेन जो कि मिलिट्री में है वो उन्हें यहाँ से निकाल लेगी। लेकिन बुरी खबर ये थी कि 4 साल पहले ही मिलिट्री ऑपरेशंस बंद हो चुके हैं और ये बात उन्हें भी पता थी कि उन्हें यहाँ निकालने कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि जियोन हांगकांग से है तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि इन 4 सालों में उन्हें यहाँ बचाने कोई नहीं आया, लेकिन चंद पैसों के खातिर ये लोग यहाँ पर आ गए। जियोन की मदर जियोन से पूछती है कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ गए, तो वो बताता है कि वो सब मारे गए। इधर यूनिट के लोग जब ट्रक को खोलते हैं तो उन्हें जुनमिन में मिल जाता है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और किसी गेम के लिए उसे वहाँ से ले जाते हैं। एक आदमी उस ट्रक को चेक करता है और वो जब बैग को खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सीधा कैप्टन सीओ के पास जाता है और सारी घटना को बता देता है और वो जब जाकर ट्रक को चेक करता है तो उसे बहुत सारे पैसों के साथ सैटेलाइट फोन्स भी मिलते हैं। फोन को ऑन करते ही उस पर कॉल आती है और फोन उठाने पर उसे पता चलता है कि ये ट्रक किसी ऑपरेशन का पार्ट है। इसमें ट्रक लाने वालों को पैसे भी मिलेंगे और उन्हें कोरिया से बाहर भी निकाल लिया जाएगा। और बस ये बात सुनते ही वो सीधा ट्रक को बोट पर ले जाने की तैयारी शुरू कर देता है और वो इस बात को सीक्रेट ही रखता है। दूसरी तरफ हम चुनमिन को देखते हैं जैसे कि बाकी कैदियों के साथ ही रखा गया था और उन्हें देखने बहुत सारे लोग जमा हुए थे। ये एक खेल था जिसमें इंसानों को जॉम्बीज के सामने आना था और ये गेम देखने के लिए सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। पहले राउंड में बहुत ही कम लोग सरवाइव कर पाते हैं और इन लोगों में चुनमिन भी शामिल था। इधर जियोन और वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो लोग मिलिट्री कंपाउंड में जरूर जाएंगे और वहाँ वो सैटेलाइट फोन को ढूंढेंगे, क्योंकि इसके मदद से वो सब पेनिनसुला से बाहर निकल सकते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ से रात में निकलेंगे ताकि उन्हें यहाँ से निकलने में कोई भी दिक्कत ना हो। जियोन अंदर ही अंदर घुट रहा था।
ये सोचकर कि उसने 4 साल पहले इन लोगों की मदद नहीं की थी और वो इस गिल्ड को खत्म करने के लिए जियोन की मदर को जाकर ये बात बता देता है, लेकिन वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती। वो कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी तरफ सीओओ और उसका एक साथी भी बिना किसी के नजर में आए वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। जब रात हो जाती है तो जियोन और वो लोग कार से घर से निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग मिलिट्री कंपाउंड से पहले ही अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और वहां से जियोन और मिंजू ही सिर्फ कार से निकलकर ट्रक को चेक करने के लिए जाते हैं। उन्हें वो ट्रक मिल जाता है और बहुत ढूंढने पर उन्हें वो सैटेलाइट फोन भी मिल जाता है, लेकिन इतनी देर में कैप्टन सीओ का आदमी किम भी वहां आ चुका था। मिंजू उस पे गन तान देती है और ऐसा होते ही वो खुद ब खुद अपना मुंह खोल देता है। वो बताता है कि कैप्टन सीओ और वो खुद यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। इस ऑपरेशन के बारे में उन्हें सैटेलाइट फोन से पता चला और वो फोन अभी सीओ के पास ही है। ये बात सुनते ही जॉन समझ जाता है कि उन्हें चुनमिन का फोन मिला है और किम उन्हें ये बात भी बता देता है कि जब उन्हें ट्रक मिला था तो इसके अंदर एक आदमी भी था और वो भी उस क्रेजी गेम का हिस्सा है। और ये बात सुनते ही जॉन अपने ब्रदर इन लॉ चुनमिन को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है और उसके जाते ही कैप्टन सीओ भी ट्रक के पास आ जाता है। वो मिंजी से कुछ भी डिस्कस करना नहीं चाहता था और वो आते ही फायरिंग शुरू कर देता है। तब मिंजू गाड़ी रिवर्स करके उसे टक्कर मार देती है। साथ ही वो उसे सैटेलाइट फोन भी ले लेती है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई थी। गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगे थे और इधर जब उस गेम में चुनमिन बस मरने ही वाला था कि जियोन आकर उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों ज़ॉम्बीज और गैंग मेंबर से बचकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन इस दौरान एक ज़ॉम्बी जियोन को पकड़ लेता है और यहाँ पर चुनमिन के पास 2 रास्ते थे कि या तो वहां से भाग जाए या तो गन की मदद से जियोन को बचा ले। और यहाँ वो दूसरे ऑप्शन को चूज करता है। वो गन उठाता है और उस ज़ॉम्बी को मार डालता है और वो जियोन को बचा लेता है, लेकिन तभी गैंग का लीडर सार्जेंट उसे पीछे से गोली मार देता है और वही चुनमिन मर जाता है। ये देखकर जॉन बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसके परिवार में सिर्फ चुनमिन ही था और अब वो भी उसे छोड़कर चला गया। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वो अब क्या करे और वो सार्जेंट उसे भी मारने ही वाला था कि वहाँ पर मिंजू ट्रक लेकर आ जाती है और वो जियोन को ट्रक में बैठा लेती है। लेकिन इस ट्रक को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेरा हुआ था और चूंकि ट्रक का कांच टूटा हुआ था तो ज़ॉम्बीज अंदर भी आ रहे थे और तब उन्हें एक लाइट नजर आती है और ये कोई और नहीं बल्कि जियोन थी, जो कि लाइट की मदद से ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है और वो बहुत ही समझदारी से ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और यहाँ पर न सिर्फ उनके पीछे ज़ॉम्बीज लगे हुए थे बल्कि पूरा गैंग भी उनके ही पीछे लगा हुआ था और वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ गाड़ियों को तो जियोन ही ठिकाने लगा देती है, लेकिन तभी उस गैंग में उसे उसी के टक्कर का एक ड्राइवर मिल जाता है और वो ड्राइविंग में जियोन की तरह ही स्किल्ड था, लेकिन जियोन उससे ज्यादा समझदार थी और वो उससे भी पीछा छुड़ा लेती है। अपनी बहुत सारी गाड़ियां डिस्ट्रॉयड होता देख गैंग लीडर सार्जेंट अपनी अगली ट्रिक को ट्राई करता है। वो गाड़ियों में लगी बड़ी बड़ी लाइट्स को ऑन कर देता है जिससे फिर से वो ज़ॉम्बीज उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन जियोन वो बहुत ही समझदारी से अपना पूरा रास्ता क्लियर करती है। जियोन उन लाइट्स को शूट कर देता है और उन्हें फोड़ डालता है और इस तरह वो बहुत ही मुश्किल से उन ज़ॉम्बीज से पीछा छुड़ा लेते हैं। जब वो पोर्ट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि शिप उनके लिए बिल्कुल तैयार होती है। ये देख वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एक कार उनकी कार को टक्कर मार देती है और जब ये मिंजू देखती है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका पूरा परिवार उस कार में था और यहाँ टक्कर मारने वाला और कोई नहीं बल्कि कैप्टन सीओ था। वो जियोन को गन पॉइंट पर ले लेता है और बाकियों को गन नीचे रखने को कहता है। तब जियोन की छोटी बहन यूजिन फिर से एक बार समझदारी दिखाती है। वो अपने रिमोट कार की मदद से सीओ का ध्यान भटकाती है जिससे यूजिन आजाद हो जाती है, लेकिन कैप्टन सीओ ने यूजिन को देख लिया था और वो उस पर गोली चला देता है। उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिससे गोली उसे लग जाती है। ये देखकर मिंजू बंदूक उठा लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो सीओ को मार पाती सीओ उसके पैर पर शूट कर देता है और ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है और वो लोग फिर से एक बार पेनिनसुला में फंस जाते हैं। वो ट्रक लेकर सीधा बोट पर पहुंच जाता है और वो लोग ट्रक में चेक करते हैं कि अंदर कैश है या नहीं, लेकिन ट्रक में पैसे मिलने के बावजूद भी वो लोग अपना वादा पूरा नहीं करते और वो लोग सीओ को मार देते हैं। लेकिन सीओ अभी भी मरा नहीं था। वो ट्रक को फुल स्पीड में कर रिवर्स में चला देता है
जिससे बोट का दरवाजा खुल जाता है और सारे बाहर के जॉम्बीज अंदर घुसने लगते हैं। यहाँ उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतने सारे जॉम्बीज को कंट्रोल कर सके। जॉम्बीज उन्हें मार डालते हैं और इस तरह सीओ खुद तो मरता है, साथ में सारे लोगों को मरवा देता है। और ये सब कुछ जियोन और वो फैमिली भी देख रही थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि यूजिन को बचाते समय जो आदमी आया था वो और कोई नहीं बल्कि उसके पिता किम थे। उन्हें काफी गोली लगी थी और वो बहुत ही घायल थे और वो धीरे धीरे वो वहीं पर मर जाते हैं। और उनके मरते ही वहाँ से एक मिलिट्री चॉपर गुजरता है और वो सब उन्हें सिग्नल देकर रोक लेते हैं। सभी लोग चॉपर की तरफ भागते हैं, लेकिन उनके पीछे जॉम्बीज भी लगे हुए थे और यहाँ मंजू तेज नहीं भाग सकती थी क्योंकि उसके पैर में गोली लगी हुई थी। और तब जियोन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उनकी बेटियों की मदद जरूर करेगा। जियोन उसकी दोनों बेटियों को चॉपर की तरफ लेकर जाने लगता है और पीछे से मिंजू उन जॉम्बीज का मुकाबला करने लगती है। वो एक ट्रक में बैठकर ट्रक का हॉर्न प्रेस कर देती है, जिससे सारे जॉम्बीज का ध्यान उस ट्रक की तरफ आ जाता है और वो लोग उस ट्रक को घेर लेते हैं। वो लोग चॉपर में पहुंच जाते हैं और वहां वो देखते हैं कि उनकी मदद करने और कोई नहीं बल्कि कैप्टन जेन आई थी। इसके बारे में उसके पिता हमेशा किम कहा करते थे। जून कैप्टन जेन को कहती है कि वो उनकी मदर मिंजू की मदद करे, लेकिन वो उसके लिए मना कर देती है कि यहाँ सिचुएशन उनके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी। तभी जून उसकी गन निकाल कर उस पे गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि वो यहाँ से बिना अपने माँ के साथ नहीं जाएगी। तभी वो देखती है कि उसकी माँ सुसाइड कर रही है। तब कैप्टन जेन उसे समझाती है कि उसकी माँ बिल्कुल सही कर रही है, यही उन सब के लिए अच्छा होगा। जियोन और यूजिन दोनों बहुत ही रो रही थी और जियोन ये सब सिर्फ देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसने अपनी बहन को मरते हुए देखा था। उस समय तो वो अपनी बहन को बचा नहीं पाया था, लेकिन अभी वो मिंजू को बचा सकता था। तो वो हिम्मत जुटाता है और वो उसे बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर मिंजू भी रुक जाती है और उसके मन में भी जीने की उम्मीद जग गई थी, जो कि पहले बिल्कुल खत्म हो चुका था। मिंजू फायरिंग शुरू कर देती है और वो चॉपर की तरफ भागने लगती है। इधर जियोन उसके पीछे लगे सभी जॉम्बीज को मारने लगता है और इस तरह बहुत ही मुश्किल से मिंजू चॉपर तक पहुंच जाती है। वे लोग चॉपर में आकर बैठ जाते हैं और सही सलामत पेनिनसुला से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हर रोज इस चैनल पे इसी तरह की मूवीज आती रहती हैं।